नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करने वाले हैं उत्तर आधुनिकतावाद की। उत्तर आधुनिकतावाद जिसपे उत्तर आधुनिकतावाद को समझने से पहले अपने को आधुनिकतावाद को समझना पड़ेगा। आधुनिकतावाद की शुरुआत पुनर्जागरण काल से मानी जाती है, जब कला और संस्कृति में एक नवीनता आई थी, नई सोच, नई विचारधाराएं आई थी, जिसमें इहलोक को यानी इस लोक को इम्पोर्टेंट माना गया था बजाय परलोक के। क्योंकि पुनर्जागरण के पहले चर्च की सत्ता थी और पोप सर्वोपरि हुआ करता था। यहाँ तक कि ईसाई राज्यों में जो राजा होता था, शासक होता था, उसकी नियुक्ति भी पोप के द्वारा ही की जाती थी। थोड़ा सा अपन यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझते हैं उत्तर आधुनिकतावाद के को, बाद में अपन आगे चलेंगे। इसमें यह था कि आधुनिकतावाद यानी पुनर्जागरण काल से शुरुआत मान लीजिए। पुनर्जागरण काल, ये जो पुनः जागरण था, इसका तात्पर्य था कि पुनः जागना, यानी एक बार ये पहले जाग चुके थे, फिर सो गए बीच में और फिर से इनको जागना पड़ा, यही तो पुनः जागना हुआ। इसमें पुनर्जागरण के कारण धर्म में सुधार हुआ मार्टिन लूथर के नेतृत्व में। धर्म सुधार के कारण बहुत सारे अधिकार मिले वहाँ के व्यापारी वर्ग को। वहाँ का शासक भी अब संप्रभु बन चुका था, पोप की सत्ता का वर्चस्व समाप्त होने लगा था। तो नए नए आविष्कार होने लगे, नए नए वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण उद्योगों को बढ़ावा मिला, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी और लोकतंत्र की मांग की जाने लगी। एक नई अवधारणा आती है उदारवाद। उदारवाद के लिए आलोचना की जाती है कि यह पूंजीवाद को बचाने के लिए उदारवाद आया। जैसा अपन जानते हैं, जॉन लॉक उदारवाद का जनक है। उदारवाद पूंजीवाद को वास्तव में बचाने ही आया था, जब पूंजीवाद की हर तरफ आलोचना हो रही थी। पूंजीवाद विवेक को इम्पोर्टेंट मानता है, उदारवाद विवेक को इम्पोर्टेंट मानता है। आधुनिक उदारवादी इसी विवेक की आलोचना करते हैं। आधुनिकतावाद में व्यक्ति इम्पोर्टेंट है। अपन जानते हैं कि व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, पहले की अवधारणाओं में पढ़ा है अपन ने। जो पहले की अवधारणाएं अपन ने पढ़ी हैं, उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, वो सभी आधुनिकता की अवधारणाएं हैं। उत्तर आधुनिकतावाद में कोई एक विचारधारा नहीं आई है, अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग मत है। क्योंकि उत्तर आधुनिकतावाद ये मानता है कि ज्ञान व्यक्ति सापेक्ष होता है, प्रत्येक व्यक्ति अलग तरीके से सोचता है, इसलिए विवेक इंपॉर्टेंट नहीं है। बात को समझना, आगे और क्लियर हो जाएगा कि विवेक उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार विवेक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अलग तरीके से सोचता है। इसलिए एक ही चीज़ के लिए 10 प्रकार के मत आ गए। दूसरा, उत्तर आधुनिकतावाद और आधुनिकता में अंतर यह है, उत्तर आधुनिकतावाद विज्ञान को आधार मानता है। विज्ञान कौन सा विज्ञान? जो शाश्वत है, सार्वभौमिक है, जो तर्क की कसौटी पर परखा जा सकता है। अब कुछ ऐसे सिद्धांत आते हैं जिनका उत्तर विज्ञान नहीं दे पाता है। विज्ञान उसी को मानता है जो दिखाई देता है, जो दिखाई नहीं देता है उसको विज्ञान नहीं मानता है। उत्तर आधुनिकतावादी कहते हैं कि विज्ञान ये कह करके कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये नहीं है, यानी कोई चेतन अवस्था नहीं है, जो है वो सब भौतिक है, ऐसा कह करके विज्ञान अपना पल्लू झाड़ लेता है, तो विज्ञान खरा नहीं उतरता है। दूसरा, विज्ञान की आलोचना उत्तर आधुनिकतावादी इस आधार पर करते हैं कि विज्ञान आया था जीवन स्तर में सुधार के लिए, लेकिन विज्ञान ने मानव का विकास नहीं किया, उसे जीवन स्तर में सुधार नहीं किया है उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार, बल्कि विज्ञान ने मानव को प्रकृति से दूर कर दिया। तो जो पारिस्थितिकीवाद का सिद्धांत है, उत्तर आधुनिकतावादी सिद्धांत ही एक प्रकार से नारीवादी सिद्धांत ही उत्तर आधुनिकतावादी सिद्धांत ही है, क्योंकि विज्ञान ने जीवन स्तर में सुधार नहीं किया है। विज्ञान ने व्यक्ति को बल्कि प्रकृति से दूर कर दिया, मशीन बना दिया है। तो कुछ कुछ इसकी बातें मार्क्स से मिलती नजर आ रही हैं। तो जब इनसे पूछा जाता है कि आप मार्क्स के समर्थक हो, तो ये कहते हैं नहीं, मार्क्स के समर्थक नहीं है,
क्योंकि मार्क्स के समर्थक इसलिए नहीं हैं कि मार्क्स इतिहास के आधार पर वर्ग संघर्ष मानता है। ध्यान से सुनिएगा, इतिहास के आधार पर मार्क्स वर्ग संघर्ष को मानता है। और जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं, पुनर्जागरण आया है, इनमें सब में महावृतांत की बातें की गई हैं। इतिहास के आधार पर ही सभी चीज़ों को माना गया है, इतिहास के आधार पर ही तर्क की कसौटी को परखा गया है। रोमन साहित्य को पढ़ लिया गया, यूनानी साहित्य को पढ़ लिया गया, बड़े बड़े साम्राज्यों की बड़ी बड़ी कथाएं की गई हैं। ये सब क्या है? मिथ्या है उत्तराधुनिकतावादियों के अनुसार। यानी इतिहास को ये इंपॉर्टेंट नहीं मानते। ये कहते हैं कि इतिहास की व्याख्या अब नए सिरे से करने की आवश्यकता है। जिस इतिहास की व्याख्या आप लोगों ने की है, आधुनिकतावादियों ने की है, वो सही नहीं है। और अपन जानते हैं कि मार्क्स भी अपना सिद्धांत इतिहास के आधार पर ही विकसित करता है। इतिहास के आधार पर ही वह हर अवस्था में वर्ग संघर्ष को मानता है। इसलिए उत्तर आधुनिकतावादी मार्क्स को नहीं मानते हैं। इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई है, 3-4 पॉइंट मैंने गिनती के आपको बताए हैं कि एक तो विवेक इम्पोर्टेंट नहीं है उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार, विज्ञान इम्पोर्टेंट नहीं है उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार। विवेक इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग है। यहाँ पर आप समझने के लिए जैनियों के शाद्वाद सिद्धांत का सहारा ले सकते हैं, जिसमें छंदों की कहानी से समझाया जाता है कि शायद ये सही है, शायद ये सही है, और सबको मिला लिया जाए तब एक सही तथ्य निकल करके आता है। विज्ञान को इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि विज्ञान उन्हीं चीज़ों को मानता है जो सार्वभौमिक हैं, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि सार्वभौमिक हो। विज्ञान ने लोगों के जीवन स्तर को सुधारने की बात की, आसान बनाने की बात की, लेकिन इसने आतंकवाद को जन्म दिया। विज्ञान ने बड़े बड़े परमाणुओं को जन्म दिया। अब यदि विज्ञान ने जीवन सुधारा होता तो प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध नहीं होता। ये कहना है उत्तर आधुनिकतावादियों का। अगर ये 2-4 पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं तो अपन आगे चलते हैं। आगे की बात यह है कि विल किमलिका, जिसे अपन ने बहुसंस्कृतिवाद में पढ़ा था, विल किमलिका ये कहता है, लिख लीजिएगा, ये नोट्स में नहीं, ये बातें तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझने के लिए लिख लीजिएगा। विल किमलिका की बातें जरूर लिख लीजिएगा। विल किमलिका ये कहता है कि यदि उत्तर आधुनिकतावाद को समझना है तो उत्तर आधुनिकतावाद 4 सिद्धांतों पर टिका हुआ है। इन 4 सिद्धांतों को समझिए, और 4 सिद्धांत ये बताता है। पहला तो है वृतांत। पहला सिद्धांत ये बताता है वृतांत। दूसरा है सत्य। तीसरा है भाषा, और चौथा है विखंडनवाद। विखंडनवाद लिख लीजिएगा। पहले की अपन बात करें वृतांत की, तो वृतांत ये है, जैसा कि अपन ने ये बताया मैंने, कि उत्तर आधुनिकतावादी इतिहास को नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि ये बड़े बड़े वृतांतों के ऊपर आधारित है, बिना परखा हुआ है। जिसने जो कह दिया वो ही सही है। पहले टोलेमी सही था, फिर कोपरनिकस सही हो गया। तो वृतांत बड़े बड़े इतिहास के आधार पर लिख दिया गया है। तो वृतांत के बारे में बात करते हैं इसके सारे विचारक। एक विचारक बात करेंगे सत्य के बारे में। सत्य क्या है? इन्होंने उसको सत्य माना जो दिखाई देता है। जो दिखाई नहीं देता है वो क्या है फिर? तो सत्य की बात करते हैं कि क्या सत्य है, क्या सत्य है, इसकी बात करते हैं। तीसरा आता है भाषा। भाषा में ये बताते हैं कि इन्होंने बहुत ही क्लिष्ट भाषा लिख दी। इन्होंने आमजन को ध्यान में नहीं रखा। कैसे? तो भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें अपनी बात को सामने वाले तक आसानी से पहुंचाया जा सके। और चौथा पॉइंट है इनका विखंडनवाद। यानी जो कठिन भाषाएं लिखी गई हैं, महावृतांत जो लिखे गए हैं, उन वृतांतों को विखंडित करें, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें और फिर समझिए। अपन भी ये करते हैं कि यदि कोई बहुत कठिन शब्दावली होती है किसी बुक्स में, अपन कोई बुक उठाते हैं, उसमें कठिन शब्दावली लगती है, तो उनको अपन तोड़ लेते हैं, 2-3 शब्दों में तोड़ लेते हैं, तो अपन बातों को समझने लगते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो इनका यही है विखंडनवाद। अब चलते हैं अपन आगे अपने टॉपिक पर। उत्तर आधुनिकतावाद, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग अर्नोल्ड टोयनबी द्वारा किया गया था।
उत्तर आधुनिकतावाद की शुरुआत 1960 के दशक में मानी जाती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी शुरुआत 1980 के दशक से मानी जाती है। आधुनिकतावाद तब माना गया था जब पुनर्जागरण आया, यानी कला, संस्कृति, साहित्य में एक बदलाव हुआ था। और यहाँ भी तभी माना गया, एक बदलाव हुआ सबसे पहले कला साहित्य में, यानी सभी क्षेत्रों में उत्तर आधुनिकतावाद आया है, सभी विषयों में आया है। 1970 के बाद में अपन देखते हैं पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत सारे बदलाव आए हैं, ये बदलाव ही उत्तर आधुनिकतावाद है। तो कला साहित्य में भी बदलाव आया। उत्तर आधुनिकतावाद की प्रमुख मान्यताएं क्या है राजनीति विज्ञान के संबंध में? उत्तर आधुनिकतावाद किसी भी स्थान में सार्वभौमिक सत्य को स्वीकार नहीं करता है। सार्वभौमिक लिख लीजिएगा यहाँ पे, सार्वभौमिक सत्य को स्वीकार नहीं करता है उत्तर आधुनिकतावाद, क्योंकि इसका मानना है कि आज इसको आपने सार्वभौमिक मान लिया, हो सकता है कल को बदल जाए। पहले टोलेमी ने कुछ कहा, फिर कोपरनिकस कुछ और कह दे। तो अगर कोई ये कहता है कि ये सार्वभौमिक सत्य है तो उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करता, चाहे कोई यही कहे कि चाहे H2O मिलकर के हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर के ही जल बनता है। तो उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार नहीं, यह सार्वभौमिक नहीं है। हो सकता है कि धरती के ऊपर ऐसा हो रहा हो, अपन दूसरे ग्रह पर जाएंगे तो ऐसा नहीं हो, ऐसा मानना है इनका। एक विचारधारा, एक मान्यता, एक विश्वास को नहीं मानता, यानी स्थायी तत्व को महत्व देता है। कोई भी विचारधारा स्थायी नहीं है। एक मान्यता, एक विश्वास को नहीं मानता है, यही स्थायी है। समझना कि स्थायी तत्व है। क्या स्थायी है? कि कोई भी विचारधारा नहीं टिकेगी, कोई मान्यता नहीं टिकेगी, कोई विश्वास परमानेंट नहीं है, यही स्थायी है। यानी एक कोटेशन आती है, जैसे कई बार सुना होगा आपने बोलते हुए भी, कि हम बोलते हैं ना कि परिवर्तन स्थायी है, सिर्फ एक ही चीज़ स्थायी है, वो है परिवर्तन। तो वैसा ही उनका ये कहना है, यही स्थायी है। किसी भी सार्वभौमिक सिद्धांत को नहीं मानता है, सार्वभौमिकता को तो ये नकारता है। मानव के विवेक पर विश्वास नहीं करता है। मैंने बता दिया है पहले कि क्यों नहीं करता है। अवधारणा के तौर पर उत्तर आधुनिकवाद का प्रयोग सबसे पहले किया था जान-फ्रांको लोटार्ट। लोटार्ट एक बहुत ही प्रमुख विचारक है और ये वृत्तांत के ऊपर थ्योरी भी देता है, वृत्तांत पर सिद्धांत प्रकट करता है। वृत्तांत, जान-फ्रांको लोटार्ट, नाम याद कर लीजिएगा। जान-फ्रांको लोटार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी पुस्तक है पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज, 1979 में आई थी ये बुक। इसके विचार के बाद ही उत्तर आधुनिकता एक अवधारणा के तौर पर सामाजिक और राजनीति के क्षेत्र में पनपी है। लोटार्ट के अनुसार उत्तर आधुनिकतावाद की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। अब बात आती है कि उत्तर आधुनिकतावाद का विकास कैसे हुआ, तो मैंने ऊपर आपको बताया है। सबसे पहले धर्म की सत्ता थी, सबसे पहले चर्च की सत्ता थी। चर्च सर्वे सर्वा हुआ करता था। आप देखेंगे हीगल की कोटेशन इस टाइम पर, राजा ईश्वर का अवतार है। आप हॉब्स को देखिए, निरंकुश शासक की स्थापना करना चाहता है वो। मैकियावेली इस समय जो सिद्धांत देता है वो धर्म से बिल्कुल अलग होता है, कि राजनीति धर्म से अलग होनी चाहिए, राजनीति का धर्म में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस समय पूरे यूरोप में केवल धर्म की सत्ता थी। और जो इन लोगों ने अपने सिद्धांत दिए हैं, जो बातें इन्होंने बोली है, हीगल ने, मैकियावेली ने, हॉब्स ने, ये पुनर्जागरण काल के समय की बातें हैं। जब इन्होंने ऐसी बातें बोलनी शुरू की तो धर्म में सुधार हुआ। मार्टिन लूथर इसका प्रमुख नेतृत्वकर्ता बनकर के उभरा और जर्मनी के शासक के संरक्षण में उसने धर्म सुधार का बिगुल बजाया, जो पूरे यूरोप में फैल गया। इस धर्म सुधार के बाद में जब लोगों के पास में पुस्तकें पहुंचनी चालू हुई तो ज्ञानोदय हुआ, जिसे अपन प्रबोधन बोलते हैं। प्रबोधन की प्रधानता आ गई। ज्ञान के उदय ने लोगों के पास में नॉलेज पहुंचा। इस नॉलेज के कारण नए नए आविष्कार होने लगे। जब नए नए आविष्कार हुए तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगने लगी, नए नए सिद्धांत आने लगे, जिसे अब तक हर चीज़ को देवत्व से जोड़ करके देखा जाता था, चर्च से जोड़ करके देखा जाता था, उस चीज़ को अब वैज्ञानिक तरीके से सोचा जाने लगा, तर्क की कसौटी पर परखा जाने लगा। और जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उद्योगों को बचाने के लिए, पूंजीवाद को बचाने के लिए विवेक को महत्व दिया गया। मानवीय विवेक सर्वोपरि कहलाया।
मानव के लिए कहा गया कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, व्यक्ति स्वयं साध्य है, उसे पता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसमें इतना विवेक है। प्रत्येक व्यक्ति को सोचने के लिए स्वतंत्र माना गया, विचार करने के लिए स्वतंत्र माना गया। ये दौर था जब J.S. मिल ने पागल के लिए भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग की। एडम स्मिथ ने इसी समय पर खुले बाजार की नीति का सिद्धांत दिया, जो आज अपन अपनाते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हो रहे हैं, एडम स्मिथ ने सिद्धांत दिया। 1780 में सिद्धांत दिया था। नए विज्ञान और तकनीकी सिद्धांत का निरूपण हुआ। नए वैज्ञानिक और विज्ञान तकनीक आ गई, साइंस टेक्नोलॉजी आ गई, नई राजनीतिक विचारधाराएं आ गई। उदारवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, लोकतंत्र, मार्क्सवाद, व्यक्तिवाद। इन विचारधाराओं का उद्देश्य था मानवीय हित। जब इन पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं कि क्या मानवीय जीवन के लिए सफल रहे हैं, ये सभी विचारधाराएं या जितने भी उत्थान अपन देखा है, चाहे पुनर्जागरण हो, धर्म सुधार हो, वाणिज्यवाद हो, औद्योगिक क्रांति हो, पूंजीवाद हो, समाजवाद हो, उदारवाद हो, क्या इन सब का एक ही उद्देश्य था कि मानव का हित करना, मानव के जीवन को आसान बनाना। लेकिन क्या ये इनमें सफल रहा है? क्या एडम स्मिथ का पूंजीवाद सिद्धांत, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने क्या मनुष्य का जीवन आसान बनाया है? क्या विज्ञान ने मनुष्य का जीवन आसान बनाया है? तो उत्तर आधुनिकतावादियों का कहना है नहीं, बिल्कुल आसान नहीं बनाया है इन लोगों ने जीवन, बल्कि इन्होंने प्रकृति से दूर कर दिया है मनुष्य को। पुनर्जागरण प्रबोधन असफल हो गया इनके अनुसार। विज्ञान तकनीक ने आतंक को जन्म दिया। देखिए कितनी लॉजिक बात कर रहे हैं ये, जो वर्तमान में बिल्कुल सही ठहर रही है कि विज्ञान और तकनीक ने आतंक को जन्म दिया है और पूंजीवाद ने आर्थिक असमानता को जन्म दे दिया। नगरीकरण हुआ औद्योगिकरण के कारण, तो नगरों ने क्या किया? पर्यावरण का अहित हो गया, इससे पर्यावरणीय अहित हो गए। स्थानिक विचार का लोप होता जा रहा है। स्थानिक विचार के लोप का मतलब है कि जो व्यक्ति की स्वयं की संस्कृति है उसको वो खोता जा रहा है और एक अलग ही कल्चर डेवलप हो रहा है। अतः विवेक असफल हो गया। मनुष्य में विवेक कहाँ रहा? क्योंकि वो जो बहुआयामी व्यक्तित्व था वो एक आयामी व्यक्तित्व बन गया। जो मनुष्य प्रकृति के नज़दीक रहता था वो प्रकृति से दूर हो गया। यदि विवेक ही ऐसा होता कि उदारवादियों का कहना था कि विवेक है मनुष्य में, मनुष्य साध्य है अपने आप में, उसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। यदि ऐसा होता तो मनुष्य दूर क्यों होता प्रकृति से? सारे दिन मोबाइल के चिपका हुआ नहीं रहता। सार्वभौमिक मूल्यों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर उत्तर आधुनिकतावादी प्रत्येक संस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अब इसका पहला विचारक आता है ल्योटार्ड। देखिए ल्योटार्ड लिखा ऐसे जाएगा, ल्योटार्ड, ये है इसका सही लिखने का तरीका, ल्योटार्ड। ल्योटार्ड क्या कहते हैं, देखते हैं ल्योटार्ड के बारे में। ये वृतांतों के बारे में बात करते हैं और महान वृतांतों पर अविश्वास। वृतांत का मतलब मैंने आपको समझा दिया, जो बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बताते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि पहले वर्ग संघर्ष था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, जो ऐसी बातें करते हैं कि व्यक्ति में विवेक होता है, व्यक्ति स्वयं में साध्य है, इन वृतांतों पर अविश्वास करते हैं। सबसे पहले ल्योटार्ड। सफलता और पूर्णता के विरुद्ध युद्ध छेड़ देना चाहिए, ल्योटार्ड ऐसा कहता है। सफलता और पूर्णता के विरुद्ध जो ऐसी बात करता है कि ये सार्वभौमिक है, अगर मार्क्सवादी व्यवस्था आ जाएगी तो बहुत शांति हो जाएगी, ये पूर्ण व्यवस्था है, तो आ गई चाइना में शांति, आ गई रूस में शांति। लेकिन अगर कोई कहे कि पूंजीवादी व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो यूरोप में ब्रेग्जिट हो रहा है। तो इनका कहना है, इनका मानना है कि सफलता पूर्णता के विरुद्ध हमें युद्ध छेड़ देना चाहिए जो ऐसी बातें करें। हमारी सक्रियता विशिष्टता के प्रति है, कि कोई हमारी सक्रियता विशिष्टता के प्रति, कि जो विशेष है उसको अपनाओ, इसमें सक्रिय रहो, लेकिन सार्वभौमिकता को नहीं। इनके एक कोटेशन है, फेमस कोटेशन है, एग्जाम में पूछी जाने वाली कोटेशन है। ल्योटार्ड कहते हैं, मैं उत्तर आधुनिकतावाद को वृहद वृतांत के प्रति अविश्वास के रूप में परिभाषित करता हूँ। जो बड़ी बड़ी बातें की गई है उनके प्रति अविश्वास का मतलब ही
उत्तर आधुनिकतावाद है, ऐसा कहना है लोटार्ड का। बृहद वृत्तांत का मतलब है महान घटनाएं, महान कहानी, महान शासन व्यवस्था। हिटलर ने और मुसोलिनी ने हजारों लोगों को, लाखों लोगों को मरवा दिया, हजारों क्या लाखों लोगों को मरवा दिया इस चक्कर में कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। हमें कहते हैं कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम सबसे अच्छा है, हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी आर्थिक व्यवस्था, हमारी संस्कृति सबसे अच्छी है। यानी कोई भी विचारधारा हो, उदारवाद हो, समाजवाद हो, पूंजीवाद हो, सब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। लेकिन उत्तर आधुनिकतावाद इन सब में विश्वास नहीं करता। उत्तर आधुनिकतावाद का मानना है, क्या क्या मानना है, इनकी क्या विशेषता है? सार्वभौमिक सत्य कुछ भी नहीं है, सत्य व्यक्ति सापेक्ष होता है। इसी आधार पर तो 1970 में रंगभेद हुआ, नस्ल भेद का विरोध हुआ, क्योंकि उनका मानना था कि गोरे लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, ईश्वर ने हमें गोरा इसलिए बनाया है कि हम अच्छी नस्ल के हैं, और इसी आधार पर रंग भेद नस्ल भेद होता है। यदि उनकी बात पूर्ण होती तो ये आंदोलन नहीं होता, इसका विरोध नहीं होता। समलैंगिकता जैसी नई अवधारणा आ गई कि बदल जाते हैं विचार। पहले समलैंगिकों को मान्यता नहीं दी गई थी, और अब भारत जैसे देश में भी धारा 377 को हटा दिया गया है और समलैंगिक यानी वैध बना दिया गया है। धारा 377 को, समलैंगिकता को मान्यता दे दी गई है। तो विचारधाराएं बदल जाती हैं समय के साथ। उत्तर आधुनिकतावाद समाज में लोग अपनी पहचान को बताने के लिए किसी विचारधारा का प्रयोग नहीं करते हैं। कोई विचारधारा नहीं है इनकी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार पहचान को चुनता है। व्यक्ति तो इनके भी मूल में है, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को इन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन व्यक्ति को ये स्वतंत्रता नहीं है कि ये नहीं मानते कि व्यक्ति में विवेक ही है, व्यक्ति स्वयं में साध्य है, ऐसा नहीं है। हो सकता है व्यक्ति गलत हो। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार पहचान को चुनता है। यह पहचान समाज पर निर्भर करती है। उत्तर आधुनिकतावाद विविधता को मानता है, एकता पर विश्वास नहीं करता है। एकता पर विश्वास करने का अर्थ है कि हम किसी एक विचार को मान रहे हैं, सभी संस्कृतियों को समान महत्व दे रहे हैं। अब आता है अगला थिंकर, मिशेल फूको। फूको फ्रांसीसी विचारक हैं, थोड़ी सी इनकी भाषा क्लिष्ट है, और इनकी पुस्तक का नाम है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। इस पुस्तक में मिशेल फूको ज्ञान को परिभाषित करते हैं। इस पुस्तक में मिशेल फूको फूको एक फ्रांसीसी विचारक हैं। इनकी प्रमुख पुस्तक है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। इस पुस्तक में फूको ज्ञान को परिभाषित करते हैं। ध्यान रखना, ज्ञान को बताते हैं, ये शक्ति के संदर्भ में बताएंगे। इनके पास, इनका कहना है कि जिसके पास ज्ञान है उसके पास शक्ति भी है। अब देखिए, अपन ने शक्ति की अवधारणा में क्या पढ़ा? इन्हें शक्ति को ही पलट दिया कि आज तक हमें यह बताया गया था, जैसा थ्रेसिमेकस कहता है, शक्ति बलशाली का हित है। शक्ति के बारे में ऐसी अवधारणाएं थी कि एक शासक के पास में सैन्य शक्ति कितनी है वो शक्तिशाली है, एक व्यक्ति के पास में कितनी ताकत है वो शक्तिशाली है। लेकिन यहाँ पर शक्ति की परिभाषा ही बदल गई। क्या परिभाषा बदल गई यहाँ पर शक्ति की? कि शक्ति वो नहीं है, बल्कि शक्ति वो है जिसके पास में ज्ञान है। ज्ञान कैसे? एक डॉक्टर यदि किसी को ये कहता है कि आपकी डायबिटीज़ है, आपको 3 किलोमीटर घूमना पड़ेगा, आपको ये मेडिसिन खानी पड़ेगी, तो शक्ति किस में आ गई? डॉक्टर में आ गई वो शक्ति। ऐसा एग्जाम्पल देता है। मिशेल फूको का मानना है कि जब हम कोई निर्णय लेते हैं अपनी इच्छा से, या हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित होती है उन्हें हम मान लेते हैं कि हमारी इच्छा से घटित हो रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा मानना मिथ्या है। क्योंकि जो भी घटना घटित हो रही है वो एक संरचना के द्वारा निर्धारित है। जो घटनाएं हमारे जीवन में हो रही हैं वो एक संरचना से निर्धारित है। अब वो संरचना कौन सी है? वो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका भी हो सकती है, वो आरबीआई भी हो सकता है, पूरी इकोनॉमी को घुमा दे बैठे बैठे, और हमें लगता है कि हम ही ऐसा कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक संरचना से निर्धारित होती है। हमें अगर कोई राष्ट्रवाद के लिए हम प्रेरित हो रहे हैं, आज तक नहीं हुए, तो ये एक संरचना द्वारा किया जा रहा हो। हम आतंकवाद के प्रति प्रेरित हो रहे हो जो आज तक नहीं हुए, तो ये एक संरचना के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा मानना है मिशेल फूको का। ये संरचनाएं विशेष प्रकार की शक्ति को पैदा करती है,
जिस पावर की बात कर रहे हैं ये सामान्य पावर नहीं है। सामान्य पावर का मतलब जो अपन पढ़ रहे थे वो वाली पावर नहीं है। आज तक जो परंपरागत पावर को पढ़ा है अपन ने, वो परंपरागत पावर नहीं है। ये है परंपरागत शक्ति नहीं है, जिसमें हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति पर नियंत्रण करना है तो हम सैन्य शक्ति या बाहुबल और आर्थिक शक्ति से ही कर सकते हैं। ऐसी शक्ति परंपरागत समाज या आधुनिक समाज के प्रारंभिक काल में देखने को मिलती है, जहां पर एक राजा के द्वारा संस्था के माध्यम से व्यक्ति की गतिविधियों को संचालित किया जाता है। जिस पावर की बात मिशेल फूको द्वारा की जाती है वह परंपरागत शक्ति से अलग है। फूको कैपिलरी पावर से समझाता है इस चीज को। कैपिलरी पावर क्या होती है? हमारे शरीर में जो रक्त परिसंचरण हो रहा है, रक्त का जो प्रवाह हो रहा है, उसका कोई एक केंद्र नहीं होता है, कोई केंद्र नहीं है, लेकिन पूरी बॉडी में चलता रहता है। तो इसी प्रकार से शक्ति कहाँ से संचालित हो रही है, इसका कोई केंद्र नहीं है, लेकिन ये चल रहा होता है। जिस प्रकार हमारे ये एग्जाम्पल आ गया, इसी कैपिलरी पावर से बताने का प्रयास करता है कि वर्तमान में शक्ति किसी शासकीय संस्था के माध्यम से नहीं आ रही है, इसका कोई एक स्रोत नहीं है। कहाँ से आ रही है? ये विमर्श से आ रही है, डिस्कस थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, वर्तमान थ्योरी किसने दी? लियोटार्ड ने। डिस्कस थ्योरी किसने दी? ज्ञान को शक्ति किसने माना? तो मिशेल फूको ने। डिस्कस क्या है? विमर्श। विमर्श क्या है? इनका कहना है कि किसी वस्तु के बारे में कोई भी तर्क तब दीजिए जब आप बातचीत करो। बातचीत के माध्यम से जो तर्क निकल करके आता है वो कसौटी पर परखा हुआ होता है, उसके बाद में ही कोई सामान्य धारणा हमें विकसित करनी चाहिए। मिशेल फूको के अनुसार ये धारणा व्यक्ति विशेष ना होकर सामान्य जन की होती है। जैसे हम अपराधियों के बारे में क्या सोचते हैं, तो एक विमर्श होता है, उसके बाद में धारणा विकसित होती है। शक्ति स्वयं में अर्थपूर्ण नहीं है, बल्कि शक्ति विमर्श के माध्यम से अर्थपूर्ण बनती है। देखो, पूर्णता को नहीं अपनाते नहीं है, तो यहाँ भी इन्होंने पूर्णता को नहीं अपनाया है। इनका कहना है शक्ति अर्थपूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है, बल्कि शक्ति आई कहाँ से है? विमर्श के माध्यम से आई है, इसलिए वो क्या है? अर्थपूर्ण है। अब अर्थपूर्ण हुई है, बिना विमर्श के अर्थपूर्ण नहीं होगी। जैसे पहले पागलों को समाज में रहने योग्य नहीं माना जाता था, लेकिन समय के साथ बदलाव हुआ और मनोरोग चिकित्सकों ने कहा कि ज्ञान से इसे ठीक किया जा सकता है, नॉलेज से ठीक किया जा सकता है। यही तो वहाँ देखा अपन ने लियोटार्ड में कि वो समलैंगिकता का एग्जाम्पल देता है। लियोटार्ड समलैंगिकता को पहले गलत माना जाता था, आज विचार बदला, लोगों ने समझा कि ये तो मानवीय प्रकृति है, और उस आधार पर यह सिद्धांत निरूपित हुआ। तो दो इम्पोर्टेंट अपन ने मिशेल फूको और लियोटार्ड के बारे में देखा है। और भी थिंकर हैं इसमें, मैं आपको नाम बता देता हूँ, और उनके ऊपर कभी टाइम मिला या कोई अच्छा मटेरियल मिलेगा तो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा मैं। जैसे जैक्स डेविड आता है एक, यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रमुख उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं जैक्स डेरिडा। डेरिडा भी इम्पोर्टेंट विचारक है। विखंडनवाद के आधार पर ये उत्तर आधुनिकतावाद को समझाते हैं। विखंडनवाद थ्योरी है इनकी। वृत्तांत थ्योरी है लियोटार्ड की, और डिस्कोर्स थ्योरी है फूको की। तो लियोटार्ड के बारे में अपन देखा, फूको के बारे में देखा। एक है गिलिस डिल्यूज, गिलिस डिल्यूज। लूस इरिगरे। इरिगरे एक नारीवादी विचारक हैं, महिला हैं ये। इरिगरे लिख लीजिए आप, इरिगरे, लूस इरिगरे, ये नारीवादी विचारक हैं। आगे लिख लीजिएगा, नारीवादी विचारक इंपॉर्टेंट है। एक है जां बोद्रियार्ड, छोटी छोटी बातें उन्होंने की है। जां बोद्रियार्ड। बोद्रियार्ड टेक्नोलॉजी के आधार पर उत्तर आधुनिकतावाद को समझाते हैं। उनका कहना है कि समाज पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव बढ़ा है। ठीक है, उसके आधार पर अपनी बात कहते हैं कि विज्ञान ने मानव समाज का पतन किया। दो एग्जाम्पल देते हैं, एक तो खाड़ी युद्ध का, और एक एग्जाम्पल देते हैं 9/11 की जो घटना हुई थी अमेरिका में, जो ओसामा बिन लादेन ने टेरर किया था, उसके आधार पर समझाते हैं जां बोद्रियार्ड। ठीक है, एक आता है फ्रेडरिक जेम्सन।
फ्रेडरिक जेम्सन सांस्कृतिक आधार पर व्याख्या करते हैं। फ्रेडरिक जेम्सन, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इनके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। फ्रेडरिक जेम्सन, इन्होंने ये प्रमुख विचारक हैं उत्तराधुनिकतावाद से संबंधित। ये उत्तराधुनिकतावाद पर अपना डिस्कशन था। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का।